नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। वैसे बिहार की राजनीति में एक कहावत की चर्चा लोग अक्सर किया करते हैं, एक कटोरी तीन गिलास, शरद लालू रामविलास। 1974 के जेपी आंदोलन के बाद से बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई में वैसे तो कई नेताओं का योगदान रहा, पर इन तीनों के योगदान की अक्सर चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में ये तीनों नेता मौजूद नहीं थे। 1990 के बाद बिहार की राजनीति में यह पहला मौका था जब लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव की बिना न केवल चुनावी सभाएं हुई बल्कि चुनाव भी हुए और दिलचस्प भी हुआ। इन तीनों नेताओं की जिम्मेदारियों को काफी हद तक उनके बच्चों ने संभाल लिया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 243 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश भी मिला। अब वक्त आ गया कि सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि आखिर सियासी महासंग्राम का नायक कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से उठापटक का ये दौर जारी है, आज के दिन तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नीतीश कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने तमाम, इस पीसी के मायने तमाम, क्योंकि नीतीश कुमार ये कहते हुए दिखाई दिए कि सरकार हम बना रहे हैं और मुख्यमंत्री आने वाले समय में हम ही बनेंगे, ताजपोशी होगी, शपथ ग्रहण भी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हुए दिखाई दिए कि सरकार ने छल किया लोगों के साथ, और कई विपक्ष के नेता यह भी कहते हुए दिखाई दिए कि इस बार जो जनता ने वोट किया उनके वोटों का गलत इस्तेमाल किया गया, एनडीए ने उन वोटों को अपने पक्ष में लिया। और कई लोगों ने यह भी कह दिया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर पुष्पम प्रिया, कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। सरकार बनाने का जनादेश, एनडीए को पूर्ण बहुमत आरजेडी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जिस तरह से जीत हासिल की एनडीए ने, लेकिन सबसे अधिक अगर सीटों की बात की जाए तो वो आई आरजेडी के खाते में। इसीलिए आरजेडी के हौसले अब पूरी तरह से बुलंद है। सीटें घटने के बाद नीतीश सीएम कैंडिडेट रहे। नीतीश अब बोले, मेरा कोई दावा नहीं, कल एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला होगा, तब तय होगा। क्योंकि कल के दिन एनडीए की बैठक, जेडीयू कार्यालय पहुंचने के दौरान हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता बैठक के बाद अब चुना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी निकलकर सामने आई। और नतीजों के बाद आज के दिन पहली बार नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, चारों घटक दल एक साथ कल बैठक करेंगे। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फोन लाइन पे। मधुरशील जी, आज के दिन सीएम नीतीश कुमार ने यह जिक्र किया है कि कल के दिन जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें यह फैसला किया जाएगा कि कौन होगा विधायक दल का नेता, कौन होगा मुख्यमंत्री। मतलब कि वो भी इन सवालों से बचते ही दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। मधुरशील जी, चीजें जो होती हैं, कुछ चीजें होती है अंडरस्टूड होती हैं, मतलब समझने के लिए चीजें होती हैं कि आप खुद समझ जाएं। जब सारे लोग ये बोल रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, चाहे वो हम हो या वीआईपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अब तक किसी ने, ये तीनों जो गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने मान लिया है कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ किसी का बयान नहीं आया है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की और सबकी राय यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले चुका है कि नीतीश कुमार ही बिहार में उनके मुखौटा होंगे और उन नेतृत्व के जो गठबंधन है उसके मुखिया होंगे, तो नीतीश कुमार को खुद से बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। कल जब एनडीए गठबंधन दल के जो चारों घटक दल हैं उनके विधायकों की बैठक होगी और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जैसे विधायक नहीं बन पाए मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, लेकिन बैठक में पार्टी सुप्रीमो के नाते वो भी उपस्थित रहेंगे। हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो भी बैठक में उपस्थित रहेंगे, हालांकि वो चुनाव भी जीत करके आए हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर उसमें प्रतिनिधियों की बात कर लें तो प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं, सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं,
ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपस्थित रहेंगे। और नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है नेतृत्व वाली, उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग बैठक में शामिल रहेंगे। और चूंकि चीजें सारी बनी हुई हैं, केवल 2-3 मुद्दों पर वहां चर्चा हो रही है। उसके बाद नेता कौन चुना जाएगा, वो नाम पहले से तय है, वो नाम नीतीश कुमार का होगा, उस पर औपचारिक मुहर लगेगी। उसके बाद हो सकता है कि कल वो राजभवन से समय मांगा जाए, और जब राजभवन से अगर कल का समय मिलता है तो कल दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार, और नहीं तो फिर दिवाली के दिन भी वो नीतीश कुमार दावा पेश कर सकते हैं। 16 तारीख अब तक जो ये खबरें आ रही है, उस लिहाज से देखें तो 16 तारीख जो है वो शपथ ग्रहण का दिन हो सकता है, ताजपोशी का दिन हो सकता है। सागर, ठीक है। मधुरशील जी, जिस तरह से आज के दिन हमने देखा कि कहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको भिन्नता क्या दिखाई दी आज के दिन? देखिए, महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी, और वो जिस प्रकार से कई दलों का समर्थन सहयोग लेकर के प्री पोल अलायंस था, जिस तरह से एनडीए गठबंधन का, और वो बहुमत के आंकड़े को पार कर गए। मतलब जो जादुई आंकड़ा था 122 का, वो 125 तक पहुंच गए। अब महागठबंधन और इनके आंकड़े में बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। तो अंतिम दम प्रयास जो है वो सारे दल ये करते हैं, क्योंकि सत्ता की भूख और सत्ता तक पहुंचने की लालसा सब रखते हैं। तो तेजस्वी भी यही चाहते हैं, लेकिन फिलवक्त जो उनके सहयोगी दल थे, वाम दल या कांग्रेस, उन लोगों ने मिलकर के उनको अपना नेता, विधायक दल का नेता चुना है, और वो नेता विरोधी दल के रूप में प्रस्तुत हुए। खुद को ये ऐसा तेजस्वी यादव नहीं कहते, कहीं सुने गए कि वो सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो अंतर इतना है कि चूंकि अब सरकार बनाने का वक्त है, अगर सरकार बनेगी सदन विधानसभा के अंदर, जब वो फ्लोर टेस्ट करने की बात नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है एनडीए के पक्ष में। लेकिन अगर विपक्ष डिमांड करता है तो राजभवन फ्लोर टेस्ट भी करा सकता है, लेकिन विपक्ष की स्थिति अभी वो नहीं है फिलवक्त। लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, तेजस्वी भले इस बात को स्वीकार न किए हों, लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो ये चर्चा है, कोशिश उनके तरफ से जरूर हुई थी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को उन्होंने ऑफर किया था कि आप पार्टी को, आप महागठबंधन को समर्थन दें, आपको उचित सम्मान पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। मतलब जो आप चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री का पद चाहेंगे, या जो भी जो एक राजनीतिक जो एक समझौता होता है और जो शर्तें होती हैं, अगर आपकी कोई शर्त है तो वो पूरी की जाएगी। आप पार्टी में, आप महागठबंधन को समर्थन दें। लेकिन मुकेश सहनी परसों ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए गठबंधन के तरफ से उनको ये 11 सीटें दी गई थी, जिसमें 4 उनके उम्मीदवार जीते हैं, वो एनडीए के साथ रहेंगे। क्योंकि मुकेश सहनी को पता है कि 4 विधायकों, जो 4 उनके विधायक जीते हैं, उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि से हैं। पहले वो विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। इस बार सीट शेयरिंग में जदयू के जिम्मे उनकी सीटें चली गई थी, और लिहाजा उनकी टिकटें काट दी गई थी। लेकिन पार्टी के ही निर्देश पर, क्योंकि मुकेश सहनी के पास उन क्षेत्रों में कैंडिडेट नहीं थे, और सहयोग ही कहा जाएगा कि मुकेश सहनी के 11 प्रत्याशी मुकेश सहनी सहित लड़े थे, लेकिन केवल 4 जीते, और 4 में से वो 3 प्रमुख लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे, ना कि वो महागठबंधन में जाएंगे। तो ये मुकेश सहनी को बहुत ठीक से पता है, अपनी स्थिति का अंदाजा उनको है, लिहाजा वो महागठबंधन की तरह पैर नहीं बढ़ा सकते। सागर, लेकिन मधुरशील जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM या फिर बसपा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में? बनाने के लिए समझौता किसी भी स्तर पर जाकर के किया जा सकता है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। अभी तात्कालिक आप देखेंगे कि जिस तरह से वहां पर एनसीपी या कांग्रेस शुरुआती दौर से ही, शरद पवार जब कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब से लेकर के अब तक, जब उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस की बागडोर सौंपे जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, तब से वो उसके पहले से, मतलब कांग्रेसी नेता के रूप में भी और एनसीपी नेता के रूप में भी, वो शिवसेना के धूर विरोधी रहे हैं। और कांग्रेस तो रही ही रही है, लेकिन आप देखेंगे कि सत्ता संचालन के लिए किस तरह से धूर विरोधी एक मंच पर आ गए और आज साझा सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। बिहार में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। 2015 में 20 वर्षों तक, मतलब 1995 से समता पार्टी का, जब जदयू का गठन नहीं हुआ था, तब नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस उनके नेता हुआ करते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो थे।
अब जब 20 वर्षों का साथ था उनका पहले से सत्ता में रहने पर भी और सत्ता में नहीं रहने पर भी, 10 साल सत्ता का और 10 साल बाहर रहने का, इस 20 वर्षों में भी जब उन्होंने दामन नहीं छोड़ा था, लेकिन 2015 में वो एनडीए का पाला छोड़ करके आरजेडी के पाले में चले गए थे। मतलब जो अभी महागठबंधन है, उस समय यूपीए बोला जाता था। तो अब जब नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन के पार्ट हो सकते हैं, यूपीए के पार्ट हो सकते हैं, उनके साथ 18 महीना सरकार चला सकते हैं, तो सियासत में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ओवैसी के 5 विधायक जो जीते हुए हैं, वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ना जुड़े, लेकिन जदयू चूंकि एक चेहरा है इनका कि अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के चलते हैं नीतीश कुमार, तो उनके नाम पर वो एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं और नीतीश की सरकार में शामिल भी हो सकते हैं और नीतीश को समर्थन भी दे सकते हैं। भी हैं जिस तरह से खुलकर वो बीजेपी का विरोध करते हैं मंचों से, क्या इतनी आसानी से वो मान जाएंगे जिस पार्टी में बीजेपी है, जिस गठबंधन में, उसी में हम भी आ जाएं? गठबंधन नहीं, समझौता होगा और सरकार बनाने के लिए समझौते होते रहते हैं। जिस तरह की आप बोल रहे हैं आपकी बीजेपी को ओवैसी हमेशा तल स्वर में बोलते रहे हैं, लेकिन वो कोरामिन या विटामिन उनको बोलने का कहाँ से मिलता है ये सबको पता है, आपको भी पता है। तो वो सीधे तौर पे, क्योंकि वो अपनी जो उनके जो मतदाता हैं हैदराबाद से लेकर किशनगंज तक, जो उन्होंने जो एक फ्लाई किया और सीधे हैदराबाद से वो किशनगंज में गिरे जहां मुस्लिम वोटों की बहुलता है, अल्पसंख्यक वोटों की बहुलता है, तो वो कोरामिन वहां आकर के चुनाव लड़ने का या विटामिन कहाँ से मिला ये सबको पता है। लेकिन वो अपने वोटरों को सीधे तौर पर ये संदेश देना नहीं चाहते कि वो पलट जाएंगे, लिहाजा वो नीतीश के रास्ते, जदयू के रास्ते एनडीए गठबंधन को समर्थन करेंगे। चाहे अगर समझौता किसी दूसरी शर्तों पर हुई तो सत्ता से बाहर रह करके, और समझौता अगर कैबिनेट में शामिल होने को लेकर के हुई और समर्थन कैबिनेट में शामिल रह करके देने की बात हुई, तो मंत्री पद लेकर के कि उनके कितने विधायकों को मंत्री बनाता है ये एनडीए गठबंधन अपनी सरकार में। तो राजनीति में अस्थायी, क्योंकि आप देख लें महाराष्ट्र का उदाहरण, आप देख लें बिहार में ही 5 वर्ष पहले क्या हुआ था। लालू यादव से लेकर के तेजस्वी प्रसाद नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बयानबाजियां करते रहे थे और नीतीश कुमार उन लोगों के खिलाफ क्या बोलते रहे थे। लेकिन जब चुनाव की बारी है, उनका ट्रिपल अलायंस हुआ 2015 में और 7 चुनाव लड़े, और फिर सरकार 18 महीना चलाने के बाद फिर एनडीए के साथ पोस्टपोल अलायंस हो गया उनका। तो ये चीजें राजनीति में होती रहती हैं। आज ओवैसी बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी और उनकी शर्तें मान ली जाएंगी तो वो एनडीए की सरकार बने या यूपीए की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, चाहे थर्ड फ्रंट की सरकार बने, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ करके आते हैं। लेकिन पोस्टपोल अलायंस जब होता है तो उसके साथ ही वो गलबैया कर लेते हैं और सदन में आपको एक ही तरफ, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ दिखेंगे या विपक्ष की तरफ दिखेंगे, मतलब विरोधी लोग एक साथ मंच पर दिखने लगते हैं। तो ये भारतीय राजनीति है, सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इस तरह का ये खेल है जिसमें सब कुछ जायज माना जाता है राजनीति के खेल में। लेकिन मधुशील जी, मान लीजिए कि इस बार जिस तरह से बीजेपी ने सुर्खियां बटोरी और एनडीए के खाते में अधिक सीटें गई, वो केवल बीजेपी को ही इसका श्रेय जाता है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से इस बार आंकड़ा मिला पिछली बार की अपेक्षा, आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि बीजेपी अब ये दावा करे कि हम अकेले दम पर अब चुनाव लड़ सकते हैं बिहार के अंदर, हमने अपनी इतनी पकड़ मजबूत अब बना ली है बिहार के जनता के बीच। देखिए, बिहार में बीजेपी ने सैंपल टेस्ट किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब छत्रपों को परोक्ष रूप से समर्थन दे करके, आर्थिक समर्थन कह लीजिए दे करके खड़ा करना। अब जनाधिकार पार्टी का आप देख ले, एक भी खाता नहीं खुला, उनके खड़े होने से किनका डैमेज हुआ। तो बीजेपी ये प्रयोग कर रही है, चिराग पासवान को अलग लड़ा करके उनका ये प्रयोग था। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो केंद्रीय नेता है चिराग पासवान के खिलाफ ना तो बोल रहा है और ना ही नीतीश कुमार के इतना स्टैंड लेने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब चूंकि सरकार बनाने की स्थिति में है, तो हो सकता है कि चिराग पासवान बलि का बकरा बन जाए और उनको इग्नोर कर दिया जाए एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। लेकिन राजनीति में तमाम चीजें होती रहती है। बीजेपी के लिए यही चुनाव, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव ही महत्वपूर्ण था। अगर वो सबसे नाता तोड़ करके अगर अकेले चुनाव लड़ते 243 सीट पर, तो शायद वो स्थिति बन जाती जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये 2020 ही उनके लिए असली मौका था। अब आने वाले 5 वर्षों में किस तरह के राजनीतिक समीकरण होंगे, क्या कुछ परिदृश्य उस समय का होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन क्योंकि पल पल जो है परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। तो अभी से वो इन चीजों का आकलन नहीं किया जा सकता है कि आगे आने वाला चीज जो समय है, क्योंकि केंद्र में उस समय क्या स्थिति रहेगी, पड़ोसी राज्यों की राजनीति की स्थिति किस तरह की रहेगी, वो सारा कुछ ये इफेक्ट करेगा। और जो राज्य में अभी जो मौजूदा जो मुद्दे थे चुनाव के, जो जिनको लेकर के पार्टियां चुनाव में मतदाताओं के बीच गई थी, वो मुद्दे उस समय क्या होंगे, 5 वर्षों के बाद का क्या मुद्दा होगा, कुछ बिल्कुल बुनियादी सवाल तो रह जाते बिल्कुल हैं, वो मधुरशील जी, निरंतर आने चलते वाला रहे। वक्त बताएगा कि अभी बिहार की तस्वीरें कितने बदलेंगी और बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी और बिहार की राजनीति में क्या भूचाल आ सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।